नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी ने अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से आपको आपका लेवल पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी आपको और मेहनत करनी है, कितना आपको अभी और पढ़ना है। ओके, आज के जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट ने अब डायरेक्ट और शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन तो पूछना बंद कर दिया है। स्टेटमेंट, अजम्पशन और ऑप्शन में दे देते हैं ढेर सारे, तो डिफरेंट टाइप के अब वो ऑप्शंस के प्रश्न आपसे पूछने लगे हैं। ओके, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही दो आपको देखने को मिलेगा। आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं वो प्रश्न जो आजकल सीटेट आपसे पूछेगा। ओके, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और सीटेट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके सारे ही वीडियो देख डालिए और अच्छे से आप अपने जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से अपनी विषय वस्तु का गठन करता है, इसलिए यह एक विषय क्षेत्र है। समग्र, एकल, त्रिपक्षीय या फिर उपयुक्त सभी? क्या होगा करेक्ट आंसर? सीटेट स्ट्रेटजी और जो टैग वर्ड्स होते हैं इन सभी का वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। टैग वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका समग्र, एकल, त्रिपक्षीय, उपयुक्त ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ओके, आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला, पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करना, मनुष्यों के शेष विश्व के साथ के अंतर संबंध को समझना, पर्यावरण की वास्तविक समझ विकसित करना, पर्यावरणीय घटकों को समझना। पर्यावरण की जो शिक्षा होगी उसमें आपका जो मनुष्य है शेष विश्व के साथ अंतर संबंध को क्या ही समझेगा, है ना? तो इसे समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन में गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है और व्यवहारिक अनुप्रयोग का अभाव है। यह हस्त गतिविधियों से सीखने और छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह व्याख्यान और प्रस्तुतियों जैसी निष्क्रिय शिक्षण विधियों पर अधिक निर्भर करता है। यह इंडोर गतिविधियों तक सीमित है और इसमें बाहरी अन्वेषण शामिल नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यह हस्त गतिविधियों से सीखने और छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है कि प्राथमिक स्तर पर अधिगम के निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य ईवीएस के पाठ्यक्रम के माध्यम से निर्माण करना है? एकीकृत, बहुविषयक, वैयक्तिक या फिर सार्वभौमिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकीकृत। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, रिया के ईवीएस के शिक्षक के रूप में यदि यह कविता में प्रयुक्त एक प्रमुख पर्यावरणीय शब्द का अर्थ नहीं समझती तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्रियाविधि क्या होगी? उस शब्द की संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करना, छात्रों को प्रोत्साहित करना कि वे रिया से शब्द स्पष्टीकरण या उत्तरोत्तर व्याख्या के लिए कहें,
नेक्स्ट, रिया से यह कहना कि वह बाद में अपना संदेह स्पष्ट करे, या फिर एक छोटी समूह गतिविधि को निर्दिष्ट करना। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे शब्द की संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करना, ओके, जिससे कि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईवीएस में सामग्री का विषयगत संगठन मदद करता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में बनाई गई पारंपरिक विषय सीमाओं को समाप्त करके शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के बीच संबंधों का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों में अंतर विषयक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। क्या होगा, कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, A, B और C, ओके, सभी मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के साथ मानव के अंतर संबंधों का संचालन करता है और उनके परिवेश में वांछनीय परिवर्तन लाने में उनका योगदान को शामिल करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान? सो बात यहाँ पर्यावरण की हो रही है, इसलिए आपका पर्यावरण अध्ययन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे अभिलक्षण हैं? मूल्य पर्यावरण अध्ययन में से एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है ये एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयगत रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम का मुख्य विषय नहीं है? आश्रय, पानी, परिवहन और भोजन। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, ओके। नहीं में आपका परिवहन आ जाएगा, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाएं और आप देख ही सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका लेवल कितना बढ़ चुका है। अब डायरेक्ट प्रश्न आपसे शायद ही पूछे जाएं, ओके। सो नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपका कि 12 वाला, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? फर्स्ट, उन्हें पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में बताएं। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। गुड टच बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें या फिर छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। सो इस क्वेश्चन का जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, ओके, उसकी कार्यशालाएं आयोजित करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिया एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए होंगे, इसके लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने छात्रों से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं प्रयोग, पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना या फिर जांच। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, निष्कर्ष निकालना, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः क्या स्थितियां हैं, ओके। आपको तेलंगाना के अकॉर्डिंग गुजरात और बिहार की डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे। तो डायरेक्शन बताने के लिए आप सबसे पहले ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लें, ओके। कुछ इस तरीके से आपका इंडिया
होता है। यहाँ पर आपका तेलंगाना है तो आपका बिहार इधर है एंड गुजरात ये है। सो आपको तेलंगाना के हिसाब से बिहार और गुजरात की लोकेशन बतानी है। ओके, बिहार का देखें तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है यहाँ पर स्थित है और गुजरात आपका नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ये एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। जिन्हें आता है उनको तो ये आ जाता है और जिन्हें नहीं आता है वो हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताना है कि हाई अल्टीट्यूड पर जाकर जो पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर्स हैं, उनके नाक से खून क्यों निकलता है। सो उसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हमारी आर्टरी वेन्स होती है उनमें प्रेशर पड़ता है, बाहरी दबाव उनका प्रेशर बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, इसलिए ऐसा सिचुएशन उनके साथ बन जाती है नाक से खून आने की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक के समूह का चयन कीजिए। ओके, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वुल, प्लास्टिक और वुड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं। प्रिया ने अंकुरन का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, या फिर आपका दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुमान करें, अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें, रिकॉर्ड करें और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है BCD इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति हुई, प्रचुर, विदेशी, स्थानिक या फिर विलुप्त होने की कगार पर। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्थान पर पाई जा रही है, इसके लिए आपका ये स्थानिक हो जाएगा, एक स्थान विशेष में ये पाई जा रही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। ओके, सो आपको जो ये नहीं वर्ड है इसे ध्यान से पढ़ना होता है। जल्दबाजी में, एग्ज़ाम हॉल में, प्रेशर में जब होते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है, हम नहीं पर फोकस नहीं करते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। सो यहाँ पे हाथियों से रिलेटेड आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट आपका सही है आपको बताना है। ओके, पहला है कि हथनियाँ झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, या फिर 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो हाथियों के विषय में सही नहीं है। ओके, सो वो पॉइंट है आपका सेकेंड वाला कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो अगला है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे कौन कौन सी हैं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, या प्रतीकों और पैमानों को समझना,
या पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। सो यहाँ पर आपका जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी दिया है ये करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो आप जो प्रीवियस प्लेलिस्ट में अवेलेबल वीडियोस हैं उन सभी के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप जैसे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। आप घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क आपके लिए नहीं गई है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में स्थित है। ओके, एंड फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप C पर जाते हैं जो कि ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर पर की दूरी पर स्थित है। तो आप Y के हिसाब से, Y के रिस्पेक्ट में जो आपका घर है वो किस डायरेक्शन में है आपसे पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपको डिजिट दिए गए हैं ये सारे ही डिजिट काम के नहीं हैं, क्योंकि आपसे जो ये ऑप्शन है ये डायरेक्ट, इनमें कोई भी डिजिट आपसे नहीं पूछा गया है, ना ही यहाँ पर कोई डिजिट गिवन है, इसलिए आप जो डिजिट हैं उन पर फोकस ना करें। ओके, और जैसा जैसा आपका जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा करते जाएं। सो एक्स से नॉर्थ में आपका ए था, ए के वेस्ट में बी था, और बी के ठीक सीध में आपका सी था, और सी के ईस्ट में आपका वाई था। तो वाई है आपका स्कूल और एक्स है आपका होम। तो स्कूल से होम की डायरेक्शन आपकी ठीक दक्षिण है। ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दक्षिण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार के पीड़ित होने की संभावना है। सो यहाँ पे एक जो फास्ट फूड बहुत खाता है और एक जो आयरन बिल्कुल ही नहीं अपना जो डाइट है उसमें यूज़ नहीं करता है। सो यहाँ पर मोटापा और एनीमिया ये बीमारी होने की संभावना है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बने हैं। सो एलॉय आपका ऐसा ग्रुप चुनना है जो एलॉय से बना हो, यानी मिक्सड हो, उसमें कई सारी धातुएं। सो उनमें आपका स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज ये तीनों शामिल हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से संबंधित है। ओके, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और आपको बताना है। सो अभिकथन है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण की उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है, और पाठ्यपुस्तक के बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। सो ये रहे आपके अभिकथन और कारण। अब आपको दिए हैं ये ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या या एक्सप्लेनेशन करता है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% पर्पटी यानी क्रस्ट, 84% मेंटल, 15% क्रोड। ओके, आपको ये दिए हैं, आपको सही विकल्प यहाँ चुनना है, चूज़ करना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी एंड सी तीनों ही सही हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
बात कर लेते हैं थोड़ी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आयतन संरचना की। पृथ्वी की आयतन संरचना की बात करें तो पृथ्वी की संरचना में 3 मुख्य परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, आवरण और क्रोट यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, भूपर्पटी सबसे बाहरी परत होती है जो अपेक्षाकृत पतली होती है और पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% आपका बनाती है। नेक्स्ट है मेंटल, यह जो लेयर है आपकी वो क्रस्ट के नीचे यानी भूपर्पटी के नीचे स्थित होती है और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% बनाती है। ओके, बात करें क्रोट की, कोर की, तो यह सबसे आपकी भीतरी परत होती है और यह इंटरनल और एक्सटर्नल क्रोट से मिलकर बनी होती है और पृथ्वी का लगभग 15% बनाती है। ओके, सो ये था इन्फॉर्मेशन आपका अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड, क्रस्ट, मेंटल, कोर से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कारण को ध्यान से पढ़ो और सही विकल्प अपना चूज करो। अभिकथन है कि अल्बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, कारण की यात्रा से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ए गलत है किंतु आर सही है। कारण तो सही दिया गया है मगर ए आपका जो कथन है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देखने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न किस टाइप के होते हैं? अभिसारी, काल्पनिक, अपसारी या फिर दार्शनिक? सो ये आपके होते हैं ऑप्शन नंबर 3 अपसारी प्रश्न। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा और आल्प्स। कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिए गए कथन ए बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, कौवा पेड़ के बहुत नीचे डाल पर घोंसला बनाता है। कथन जो बी है वो है, बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। इनमें से कौन सा आपका सही है ऑप्शन? ओके, सो इस टाइप के प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, बर्ड्स और उनके नेस्ट जो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट उनसे रिलेटेड। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों गलत हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन और कारण आपको दिया गया है। ओके, आपको बताना है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता तो भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। कारण, मृत सागर में के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ओके, ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वाली व्याख्या करता है। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ओके, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कितने सही हुए, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।